आइए आलोक सिंह माइक ऑफ करो आप। आलोक माइक ऑफ करो, श्रद्धा भी माइक ऑफ करो। तो इस वर्गीकरण चैप्टर आपका चल रहा था जंतुओं का वर्गीकरण, तो उसमें क्वेश्चन नंबर 16 है। जल स्थल चर और सरीसृप में क्या अंतर है? जल स्थल चर व सरीसृप। तो बच्चों समझेंगे, जल स्थल चर इनकी त्वचा जो होती है, त्वचा इनकी नम होती है, लचीली, बच्चों जो जल स्थल चर होते हैं उनकी त्वचा कैसी होती है? लचीली, नम तथा पतली होती है और यह श्वास क्रिया में सहायक होती है और इसमें बाह्य कंकाल का अभाव होता है। ये लक्की चुभाल माइक ऑफ करो आप। लक्की माइक ऑन कोई नहीं का ध्यान देंगे इधर। तो बच्चों मैंने बताया था अभी आपको, जल स्थल चर क्या होते हैं, इनकी त्वचा जो होती है नम होती है, लचीली होती है तथा पतली होती है और श्वास क्रिया में सहायक होती है। और जो सरीसृप होते हैं इनकी त्वचा कैसी होती है? शुष्क होती है, मोटी होती है तथा सल्की होती है, सल्क पाए जाते हैं इनमें, सल्की होती है और यह श्वास क्रिया में सहायक नहीं होती है और इसमें बाह्य कंकाल जो है सल्कों का बना होता है। और दूसरा अंतर क्या है जल स्थल चर में? ये जल तथा स्थल दोनों में रह सकते हैं, जल में भी रह सकते हैं व स्थल दोनों जगह ये रह सकते हैं। और जो सरीसृप होते हैं ये केवल किसमें रहते हैं? स्थल में रहते हैं। और यानी कि ये मुख्यतः स्थल में ही रहते हैं सरीसृप। और तीसरा अंतर होता है कि जल स्थल चर जो होते हैं ये कैसे होते हैं? ये अंडे सदैव जल में देते हैं। कहाँ देते हैं? अंडे जल में देते हैं और इनके जो अंडे होते हैं कवच रहित होते हैं। कैसे होते हैं? कवच रहित। और जो सरीसृप होते हैं ये स्थल पर अंडे देते हैं और इनके जो अंडे होते हैं वे कैसे होते हैं? कवच युक्त होते हैं, उन कवच से ढके रहते हैं। तो ये प्रमुख अंतर है इसमें। अब बच्चों अगला है पक्षी वर्ग और ये स्तनपायी वर्ग। क्रम संख्या पक्षी वर्ग और स्तनपायी वर्ग। तो बच्चों पक्षी का जो शरीर होता है वह परों से ढका होता है, यानी पंखों से वह
ढका होता है, शरीर किससे ढका होता है? पर्वों से ढका होता है। और स्तनधारी जो होते हैं उनका शरीर किससे ढका रहता है? शरीर बालों से ढका होता है, शरीर बालों से ढका रहता है। और पक्षी के जो अग्रपाद होते हैं वो पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। अग्रपाद किस में रूपांतरित हो जाते हैं? पंख में रूपांतरित हो जाते हैं। और स्तनपायी में जो अग्रपाद क्या करते हैं? प्रचलन में या वस्तुओं को पकड़ने में, वस्तुओं को पकड़ने में सहायक होते हैं। और पक्षी में कर्णपल्लव या स्तन ग्रंथियां नहीं पाई जाती हैं, और स्तनपायी में कर्णपल्लव तथा स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। और पक्षी ये कैसे होते हैं? अंडज होते हैं, यानी कि अंडे देते हैं। और जो स्तनपायी होते हैं ये जरायु होते हैं, यानी कि ये बच्चे उत्पन्न करते हैं। अब जीवों के वर्गीकरण के क्या लाभ हैं? अगला क्वेश्चन है, अभ्यास का प्रश्न है ये। जीवों के वर्गीकरण के लाभ क्या है? जीवों के वर्गीकरण के लाभ या उनका महत्व। हाँ, तो बच्चों जीवों के वर्गीकरण के निम्नलिखित लाभ है। नंबर 1 क्या है? ये अध्ययन में सहायक। नंबर 1 अध्ययन में सहायक। तो बच्चों किसी वर्ग या संघ के एक जीवधारी का अध्ययन कर लेने से, क्या बताया हमने? वर्ग या संघ का अध्ययन कर लेने से उस समूह के अन्य जीवधारियों के बारे में सुगमता से पता लगाया जा सकता है। किसी वर्ग या संघ के एक जीवधारी का अध्ययन कर लेने से उस समूह के अन्य जीवधारियों के बारे में सुगमता से अनुमान लगाया जा सकता है। अब दूसरा है, इसकी दूसरी हेडिंग है विकास क्रम का ज्ञान। विकास क्रम का ज्ञान। तो बच्चों वर्गीकरण में जीवधारियों को उनके गुणों की जटिलता के आधार पर रखा गया है। और वर्गीकरण में जीवधारियों को उनके गुणों की जटिलता के आधार पर रखा गया है। इससे उनके विकास क्रम का ज्ञान होता है। जैसे अब कार्डेरा के अंतर्गत, इसके अंतर्गत कौन कौन से वर्ग हैं बच्चों? संघ कार्डेरा के अंतर्गत आते हैं मत्स्य, जिसमें क्या आ जाती है? मछलियां। फिर जल स्थलचर, दूसरा इसका वर्ग है जल स्थलचर, जिसमें आ जाते हैं मेढक। और तीसरा क्या है? सरीसृप, जिसमें क्या आते हैं? सांप, कछुआ, मगरमच्छ। उसके बाद आते हैं आपका चौथा पक्षी वर्ग आते हैं, जिसमें सब पक्षियां आती हैं। उसके बाद लास्ट में आता है आपका स्तनपायी। स्तनपायी क्या हो? जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, जरायुजी होते हैं स्तनपायी। तो बच्चों वर्गीकरण का उनके लक्षणों की जटिलता के आधार पर, वर्गीकरण का जो इन प्राणियों का वर्गीकरण है उनके लक्षणों की जटिलता के आधार पर किया जाता है। अब तीसरा है इसमें संयोजी कड़ियों का ज्ञान। क्या है? संयोजी कड़ियों का ज्ञान। तो बच्चों संयोजी कड़ी, जब किसी जीवधारी में दो समुदाय के लक्षण पाए जाते हैं, जब किसी जीवधारी में दो समुदाय के लक्षण पाए जाते हैं तो उसे उन दो समूहों के मध्य की संयोजक कड़ी
संयोजी कड़ी कहते हैं। तो इससे बच्चों विकास क्रम का ज्ञान होता है। जैसे आर्कियोपटेरिक्स, जैसे आर्कियोपटेरिक्स। तो बच्चों जो ये आर्कियोपटेरिक्स है, इस जीव में सरीसृप तथा पक्षी वर्ग के दोनों के लक्षण पाए जाते हैं। किसके बताया मैंने? सरीसृप व पक्षी वर्ग, सरीसृप व पक्षी वर्ग दोनों के लक्षण इसमें पाए जाते हैं। ये सरीसृप में इसमें क्या विशेषता होती है? इसके जैसे जो चोंच होती है, चोंच में दांत पाए जाते हैं, तो ये विशेषता होगी सरीसृप की। पक्षी में इसमें जो अग्रपाद होते हैं वो पंखों में रूपांतरित होते हैं, तो ये विशेषता होगी इसकी पक्षी की। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि सरीसृप से ही पक्षी का विकास हुआ है। अब चौथा है जलीय प्राणियों से स्थलीय प्राणियों के विकास का ज्ञान। क्या है? जलीय प्राणियों से स्थलीय प्राणियों के विकास क्रम का ज्ञान। प्राणियों के विकास का ज्ञान। हाँ, तो बच्चों वर्गीकरण के पदानुक्रम, इसमें जो वर्गीकरण के अध्ययन से ज्ञात होता है कि सरल जलीय जीवों से बहुकोशिकीय जीवों का तथा स्थलीय जीवों का विकास हुआ है। बहुकोशिकीय जीवों तथा स्थलीय जीवों का क्या हुआ है? विकास हुआ है। अब अगला है वर्गीकरण के पदानुक्रम के लिए दो लक्षणों में से आप किस लक्षण का चयन करेंगे? क्वेश्चन नंबर 2 है वर्गीकरण के पदानुक्रम। वर्गीकरण के पदानुक्रम निर्धारण के लिए दो लक्षणों में से आप किसका चयन करेंगे? आप किसका चयन करेंगे? तो बच्चों वर्गीकरण के पदानुक्रम में जीवों को विभिन्न लक्षणों के आधार पर छोटे छोटे समूहों में बांटते हुए वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या है? जाति। वर्गीकरण की मूलभूत इकाई क्या होगी? जाति तक पहुंचते हैं और विकास क्रम के साथ शारीरिक लक्षणों में अधिक परिवर्तन होता है। किसमें अधिक परिवर्तन होता है? शारीरिक लक्षणों में। और विकास क्रम में जो लक्षण पहले प्रदर्शित होते हैं उन लक्षणों को मूल लक्षण कहते हैं। क्या कहते हैं? मूल लक्षण। जो लक्षण पहले प्रदर्शित होते हैं। तो बच्चों अब वर्गीकरण के पदानुक्रम क्या है? सबसे पहले आता है जगत। जगत के बाद आता है संघ। संघ, जगत से छोटा संघ हो गया, संघ से छोटा वर्ग हो गया, और वर्ग से फिर छोटा है गण, गण से फिर कुल, फिर होगी वंश, और लास्ट में होती है जाति। तो वर्गीकरण की सबसे छोटी इकाई क्या है? जाति, और सबसे बड़ा इकाई क्या है? जगत। तो बच्चों अब अगला क्वेश्चन है जीवों में 5 जगत के वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3, जीवों में 5 जगत में वर्गीकरण के आधार की व्याख्या कीजिए। वर्गीकरण के
आधार की व्याख्या। तो बच्चों ये है, तो सबसे पहले आर एच वी टेकर, आर एच वी टेकर ने समस्त जीवधारियों की उनकी संरचना, पोषण स्रोत तथा भोजन ग्रहण करने की विधि और शारीरिक संगठन के आधार पर निम्नलिखित 5 जगत में इनको बांटा गया। अब बच्चों ये 5 जगत में पहला जगत है आपका मोनेरा। क्या है पहला जगत, क्या है? मोनेरा। अब मोनेरा में समझेंगे आप, तो इसमें ये जीवाणु संरचना है, जीवाणु और एनाविना शैवाल। ये है आपका एनाविना क्या, और हेट्रोसिस्ट, बीजाणु, तो बच्चों ये मोनेरा जगत के क्या विशेषता है, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक, कैसे प्रोकैरियोटिक, इसके अंतर्गत प्रोकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवधारियों को रखा गया है। कितने? एक कोशिकीय जीवों को उसके अंतर्गत रखा गया है, और इसमें पोषण के आधार पर ये परपोषी और स्वपोषी होते हैं। तो अभी जो मैंने जीवाणु बताया था ये कैसा होता है, इसमें परपोषी होता है। कैसा होता है ये? परपोषी, यानी भोजन हेतु दूसरों पर निर्भर रहता है। और जो एनाविना बताया था शैवाल, है ना, तो ये होता है बच्चों इसमें स्वपोषी, जो अपने लिए भोजन खुद बना लेता है। अब दूसरा है जगत प्रोटिस्टा। क्या है जगत प्रोटिस्टा? तो ये क्या है बच्चों? अमीबा। अमीबा कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, आप इसकी किसी भी आकृति बना सकते हैं। और इसमें ये है आपका केंद्रक, और ये है इसके कूटपाद, और ये है संकुचनशील रिक्तिका, संकुचनशील रिक्तिका। और ये है खाद्य रिक्तिका।
अब इसके बारे में समझेंगे। इस जगत के अंतर्गत यूकैरियोटिक एक कोशिक, जैसे इसमें क्या आ रहे थे, प्रोकैरियोटिक आ रहे थे ना इसमें, तो इसमें कैसे हैं यूकैरियोटिक, इसमें यूकैरियोटिक एक कोशिकीय जीवधारियों को रखा गया है। और कोशिकाओं में कोशिका भित्ति उपस्थित या अनुपस्थित होती है, और कोशिका भित्ति युक्त कोशिकाएं पादप जगत तथा कोशिका भित्ति रहित कोशिकाएं जंतु जगत की सदस्य होती हैं। और इसमें शैवाल जो होते हैं स्वपोषी तथा अमीबा, जो अभी बताया था मैंने, ये क्या है, ये अमीबा, अमीबा पैरामीशियम, तो ये कैसे होते हैं, ये परपोषी होते हैं, जो भोजन है दूसरों से निर्भर रहते हैं, क्या कहलाते हैं, ये परपोषी।